वेरी गुड मॉर्निंग। हमने कल तक डेफिनेशन तक बात कर ली थी। अब डेफिनेशन के आगे चले तो हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी वो किसकी है यार? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? चल, तो हम डेफिनेशन पार्ट में बात करें, फर्दर डेफिनेशन पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है उसका नाम है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और याद रखना भाई लोग, ये डेफिनेशन बेहद काम की है। क्यों? सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, सबसे पहली बात तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शन व्हिच अफेक्ट आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करते हैं, एक बात। दूसरी बात, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का जो जिक्र है वो सेक्शन कौन सा है यार? 2J में है आपका जिक्र पूरा का पूरा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को इन्होंने नेगेटिवली डिफाइन किया है। इन्होंने क्या बोला है? मींस अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होता है, बट इसमें 4 चीजों को शामिल किया है। 4 तरीके के ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में शामिल किया है, राइट? बहुत ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है वो? पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मैं एक इंपोर्ट एक्सपोर्टर हूं, मैं चाइना से सब इंपोर्ट करता हूं, चाइना से इंपोर्ट करता हूं, वहां पर लेके पेमेंट भेजता हूं। क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। लॉ ने बोला अगर आपका कोई पेमेंट ड्यू है विद रिस्पेक्ट टू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेवल, अब चाहे आपको पेमेंट लेना हो चाहे आपको पेमेंट देना हो, दोनों चीज अवेलेबल है। चाहे आप इंपोर्टर हो चाहे आप एक्सपोर्टर हो, आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड, आप सर्विस सेक्टर में हो इंडिया में, आपने कोई बाहर सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो लॉ ने बोला ऐसा कुछ भी काम है, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? आपका वो ट्रांजैक्शन कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में फॉल करेगा, एक बात। और ये जो भी करा हो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, दिस इज अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया हो, सामान्यतः आप ये काम करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट पॉइंट ये हमने बात करी है, राइट? सेकंड, आपने क्या किया? पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने कोई बाहर से लोन लिया है। अब अगर आपने लोन लिया है दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इनकम मिलनी बाकी है, राइट? याद रखना इस वाले पॉइंट में हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, राइट? ये दोनों कहां पर जाएंगे? ये दोनों जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, और ये दोनों कहां पर जाएंगे? करंट अकाउंट में। लॉजिकल सोचो, मेरी कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी? तो भाई एक तो जो इंटरेस्ट ड्यू है ये डेबिट साइड आएगा, इनकम जो आनी है वो हमारी क्रेडिट साइड आएगी P&L अकाउंट में। तो ये वाली चीज हमारे लिए काम की है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? लोन एंड इन्वेस्टमेंट, उसकी हम बात यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पर तो हम उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू है उसकी बात करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम ड्यू है हम उसकी बात करेंगे। ये चीज आपका कौन सा वाला ट्रांजैक्शन है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। मेरे ख्याल से फंडा बिल्कुल क्लियर है। व्हाट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, व्हाट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पेमेंट ड्यू विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड सर्विसेज, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई बैंकिंग एक्टिविटी करी है आपने, शॉर्ट टर्म बैंकिंग यहां पर आएगा। पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट की बात करी है, इनकम की बात करी है, ये क्या आएगा आपका? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में। थर्ड पॉइंट, आपने पैसा भेजा है फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट, आपके पेरेंट्स है साहब, उनको आपने पैसा भेजा है इंडिया से कुछ। स्पाउस, चिल्ड्रन रिजाइडिंग अब्रॉड, भारत के बाहर रहते हैं, आपने उनको पैसा भेजा है फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ 3 लोगों के लिए, PSC, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, 3 लोगों के लिए PSC, राइट? आपने इन लोगों के लिए कुछ लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पैसा भेजा है। लॉ ने बोला वो पैसा जो भेजा है दैट आल्सो फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन,
दैट इज सेक्शन 2J। फोर्थ पॉइंट, expenses in connection with the foreign travel, education, medical care of parents, spouse, children, फिर से वो PSC आ गया। तो लॉ ने बोला आपने इनके लिए फॉरेन ट्रेवल के लिए खर्चा किया, एजुकेशन के लिए खर्चा किया, मेडिकल केयर के लिए खर्चा करा, तो भी ये कौन से वाले ट्रांजेक्शन में आएगा? सेक्शन 2J वाले में, मतलब करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वाले में, राइट। चलो, तो इन्होंने सेक्शन 2J में डेफिनेशन को डिस्क्राइब कैसे किया है सब? व्हाट आर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आर दोस ट्रांजेक्शन व्हिच डज नॉट फॉल अंडर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। उसमें 4 तरह के ट्रांजेक्शन शामिल किए हैं। पहला क्या बोल रहा है? अगर कोई आपका पेमेंट ड्यू है इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? लोन के ऊपर इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है आपसे? वो रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ PSC, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन जो रिजाइडिंग अब्रॉड है, या फिर आपने मेडिकल केयर के लिए भेजा है, एजुकेशन के लिए भेजा है, फॉरेन ट्रेवल के लिए भेजा है पैसा। तो लॉ ने बोला ये 4 तरीके का ट्रांजेक्शन अगर कुछ किया है, दैट ट्रांजेक्शन विल फॉल अंडर द हेडिंग दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। थ्योरी से पढ़ेंगे तो और मजा आएगा आपको कि कंसेप्ट है क्या। चले, ये हो गया था हमारा करेंसी नोट की छोटी सी डेफिनेशन, उसको 2 मिनट बात करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मींस अ ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, बात खत्म। एंड विदाउट प्रिजुडाइस, याद रखना प्रिजुडाइस मतलब होता है एडवर्स, एडवर्स इफेक्ट। और आगे क्या लिख दिया उन्होंने? विदाउट, मतलब बिना एडवर्स इफेक्ट के। टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग सच ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स, ये 4 चीजें और शामिल हैं इसमें। पहला, पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेस सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, पहला पॉइंट। सेकंड, पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन और नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। थर्ड, PSC के लिए लिविंग एक्सपेंसेस के लिए आपने भेजा है जो कहां पर रहते हैं? भारत के बाहर, इंडिया के बाहर कंपलसरी। हम फेमा को इंडिया के एंगल से बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट, स्पाउस, चिल्ड्रन, फिर से आ गया PSC। लॉ ने बोला साहब ये काम जो करे हैं इनको हम क्या बोलेंगे? करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। चल, ऑल्ट की बात करें, ऑल्ट 05 नंबर है साहब। लेट्स सी इस डेफिनेशन को और हम अंदर तक चलते हैं। A current account transaction is any transaction that is not a capital account transaction. It includes the following. पहला, general transaction. Any transaction that does not alter the assets and liabilities of persons in India, either inside or outside, उसको हम क्या बोलेंगे? आपका सही बात है। अरे भाई जो कैपिटल नहीं है, मतलब जो ऑल्टर ना करे एसेट्स लायबिलिटीज को, उसको आप कहाँ फॉल कर दोगे आपके करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में? स्पेसिफिक इंक्लूजन, डेफिनेशन में 4 तरीके का स्पेसिफिक इंक्लूजन है। 1, 2, इंटरेस्ट एंड इनकम, रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, ये अपन ने बात करी है, और एक्सपेंसेस फॉर ट्रेवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर ऑफ PSC, राइट, वो बात करी अपन ने। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट एंड इनकम, ये सब चीजें यहां हैं। स्पेसिफाइड एग्जाम्पल, स्पेसिफाइड एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है वो? बिजनेस पेमेंट, अ कंपनी इन इंडिया पेज फॉर अ गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द USA. An Indian business pay for the services provided by a foreign consultant, short-term loan taken by a company for regular business operation, ये सब कुछ business payments में आएगा। Interest and investment income का example क्या है? An Indian resident pays interest on loan taken from a foreign bank. An Indian investor receives a dividend from shares on the foreign income. तो ये income हुई हमारी। Family living expenses, and Indian resident send money to support their child study in the UK, डे टू डे खर्चे के लिए पैसा भेजा है, ये सब खर्चे करे हैं। तो ये सब खर्चे कहां पर आएंगे? आपके करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में, राइट। चलो, एक डेफिनेशन छोटी सी आपके इस नोट्स में और है। करेंसी नोट्स इंक्लूड मींस एंड इंक्लूड कैश
इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, अगर आपके पास वो सिक्के हैं या गांधी जी हैं, बैंक नोट, इसको भी करेंसी नोट कहा गया है बाय डिफॉल्ट। बिल्कुल सही बात है। चल, तो ये तो हो गया हमारा ये कंसेप्ट, राइट। आगे चले, आगे हमारे पास डेफिनेशन पार्ट में और क्या है हमारे पास चार्ट्स में, वो हम बात करें कंसेप्ट की। फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी का जिक्र कहाँ है? सेक्शन 2O में। फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी। कौन सी? बहुत ध्यान से। अरे भाई, इंडिया में सिक्योरिटी है और इंडिया में ही उसका रिडम्पशन होगा, तो क्या उसको हम फेमा में बात करेंगे? कोई सिक्योरिटी बाहर की कंपनी ने इशू करा, माइक्रोसॉफ्ट ने इशू करा और वहीं के वहीं उसका रिडम्पशन हो जाएगा, क्या हम फेमा में बात करेंगे? फेमा में बात करने के लिए एक चीज इंडिया के बाहर होनी चाहिए और एक चीज इंडिया के अंदर। अब क्योंकि नाम हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉरेन सिक्योरिटी, ऑब्वियसली यार इशू कहाँ होगा? इंडिया के बाहर। नाम क्या है डेफिनेशन का? फॉरेन सिक्योरिटी, सेक्शन 2O। तो फॉरेन सिक्योरिटी में आपकी जो सिक्योरिटी होगी वो फॉरेन में होगी। तो इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने कोई शेयर्स इशू करे, कोई बॉन्ड इशू करा, कोई डिबेंचर इशू करा, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट इशू करा, और वो कौन सी करेंसी में है? फॉरेन करेंसी में। बट उसका रिडम्पशन, उसका डिविडेंड, उसका इंटरेस्ट पेबल इन इंडियन करेंसी। फिर से, फॉरेन सिक्योरिटी में क्या बोल रहा है? कोई भी शेयर्स हैं, कोई भी स्टॉक है, कोई भी बॉन्ड है, कोई भी डिवेंचर है, इशू काय में हुआ है? एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, बट उसका रिडम्पशन, उसका डिविडेंड, उसका इंटरेस्ट आपको इंडियन करेंसी में मिल रहा है, पेबल इन इंडियन करेंसी, तभी ना उसको हम फेमा में याद करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो फेमा में फॉरेन सिक्योरिटी के लिए एक चीज बाहर होगी, एक चीज इंडिया के अंदर। क्या बाहर होगा? क्योंकि सब फॉरेन सिक्योरिटी नाम है, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी जो इशू हुई है वो कहाँ होगी? इंडिया के बाहर। और जिसका पेमेंट होगा वो कहाँ पर होगा साहब? रिडम्पशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट कहाँ होगा? वो होगा आपका इंडिया में। ये है डेफिनेशन किसकी? फॉरेन सिक्योरिटी की। चल आगे, आगे है कंसेप्ट फॉरेन एक्सचेंज का। पहले यहां से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं दो तीन, फिर हम वहां पर थ्योरी में चलेंगे, राइट। फिर है नेक्स्ट डेफिनेशन फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड है इसमें? डिपॉजिट, क्रेडिट बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज, तो भाई ये फॉरेन में आपके पास पैसा पड़ा होगा, तो कोई डिपॉजिट होगा किसी बैंक में, या किसी बैंक में क्रेडिट बैलेंस पेबल होगा, कौन सी करेंसी में? फॉरेन करेंसी में। इसको हमने क्या बोला है? फॉरेन एक्सचेंज। कोई भी ड्राफ्ट है, कोई भी ट्रेवलर चेक है, कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट है और बिल ऑफ एक्सचेंज है। बहुत ध्यान से, क्या बोल रहा है वो? कोई भी ड्राफ्ट है, कोई भी ट्रेवलर चेक है, कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है जो ड्रॉ हुआ है इंडियन करेंसी में। कौन सी करेंसी में? इंडियन करेंसी में ड्रॉ हुआ है, बट पेबल है वो फॉरेन करेंसी में। इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज। बात समझ में आई क्या? अरे भाई, एक चीज तो इंडिया के बाहर, एक चीज इंडिया के अंदर होगी। अब क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे, तो उन्होंने क्या बोला है? ड्राफ्ट है, ट्रेवलर चेक है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो ड्रॉ तो हुआ है इंडियन करेंसी में, बट पेबल कौन सी करेंसी में हो रहा है? फॉरेन करेंसी में। अब इसका जस्ट रिवर्स, ये पॉइंट इसका रिवर्स है। ड्राफ्ट है, ट्रेवलर चेक है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, ड्रॉन बाय अ बैंक और अ पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी। जस्ट रिवर्स सिचुएशन है, सिर्फ यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जो स्पेशल चीज है वो नहीं है। और याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज इंडिया में कॉन्सेप्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। तो आपके दिमाग में याद रहना चाहिए कि अगर इंडियन करेंसी में होगा तभी बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे हम, फॉरेन करेंसी में थोड़ा ना बिल ऑफ एक्सचेंज होगा भाई। तो ये चीज काम की है हमारे। सेक्शन कौन सा है यार? 2N काय का है आपका? फॉरेन एक्सचेंज का। मींस फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स एक दो तीन चीजें। बात समझ में आई? सिंपल चीज है।
पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन इंक्लूड्स, राइट, इनकम टैक्स वाले सारे लोग आ गए। इंडिविजुअल को हमने फेमा में पर्सन माना है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को पर्सन माना है, कंपनी को पर्सन माना है, फर्म को माना है, एओपी बीओआई को माना है हमने, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अदर देन अबव इनको माना है, एनी एजेंसी ऑफिस ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन इनको हमने पर्सन की कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। तो पर्सन में सेक्शन 2U में ये सारे लोग आने वाले हैं, राइट। एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, firm, AOP, BOI, every artificial judicial person other than above, या any office, agency, branch और controlled by such person इनके द्वारा होल्ड है, इनको भी हमने पर्सन की कैटेगरी में लेकर आए हैं। चल आगे डेफिनेशन पार्ट में, थ्योरी में देखें साहब, एक तो है आपके पास डेफिनेशन कौन सी यार, एक्सपोर्ट की। अब एक्सपोर्ट मतलब भारत के बाहर भेज रहे हो, या तो आप गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो या सर्विसेज का प्रोविजन कर रहे हो। अरे भाई एक्सपोर्ट मतलब क्या, या तो गुड्स है या सर्विसेज है, दो ही चीज है। एक्सपोर्ट विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन मींस द टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एनी गुड्स, उसको हम क्या बोलेंगे आपका एक्सपोर्ट। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया, इसको हमने क्या बोला है साहब, आपका सर्विसेज की बात है। फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी मींस एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। और कितनी प्यारी डेफिनेशन है सर। फॉरेन करेंसी क्या होता है भैया, भारतीय करेंसी को छोड़कर दूसरी करेंसी जो है वो किसी भी देश की हो, उसको हमने कैटेगराइज किया है फॉरेन करेंसी में। ये वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, डिटेल ऑल्ट के साथ में डेफिनेशन को और पढ़े। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स, फॉरेन करेंसी तो शामिल होगा ही, तीन चीजें और शामिल होंगी, डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी, इसको हमने यहां शामिल किया है, राइट। दूसरा पॉइंट, कोई भी ड्राफ्ट है मतलब डीडी, ट्रेवलर चेक है, लेटर ऑफ क्रेडिट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, उसको हमने यहां शामिल किया है। या फिर ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन बाहर की करेंसी में और पेबल इन इंडियन करेंसी में। चले अब ये फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी। डिटेल एक्सप्लेनेशन, फॉरेन करेंसी मतलब मनी यूज्ड इन अदर कंट्रीज सच एज यूएस डॉलर, यूरो, यूएस डॉलर, यूरो में यूरो होता है यूरोप में, अमेरिका में यूएसडी होता है, राइट। डिपॉजिट, क्रेडिट बैलेंस, बैलेंसेस, डिपॉजिट मनी हेल्ड इन अ बैंक अकाउंट इन अ फॉरेन करेंसी, उसको हम डिपॉजिट बोलते हैं। क्रेडिट, अमाउंट अवेलेबल टू यूज इन फॉरेन करेंसी। बैलेंस, मनी रिमेनिंग इन फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये सब चीजें काय में आएंगी आपकी डिपॉजिट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। These are the financial instrument issued और drawn in इंडियन करेंसी में ड्रॉ हुआ है और पेबल कहाँ हो रहा है, फॉरेन करेंसी में, उसका जस्ट रिवर्स ये सिचुएशन है, राइट। चल फिर ये इसके फर्दर एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपको ये पॉइंट्स याद रखने हो तो आप एग्जाम्पल के फॉर्म में याद रख सकते हो ये डेफिनेशन को। तो ये है हमारी डेफिनेशन किसकी यार, फॉरेन एक्सचेंज की। एक डेफिनेशन हमने चार्ट्स में से ऑलरेडी पढ़ ली है, कौन सी वाली, फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटी में एक चीज भारत में होगी, एक चीज भारत के बाहर होगी। अब क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं फॉरेन सिक्योरिटी की, तो वो सिक्योरिटी फॉरेन टर्म्स में होगी, फॉरेन करेंसी में होगी। मींस एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर या और कोई इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स सिक्योरिटी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी बट वेयर रिडम्पशन वगैरह कौन सी करेंसी में होगा, इंडियन करेंसी में। इसको हमने बोला है फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी। डेफिनेशन ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी सेक्शन 2O, फॉरेन सिक्योरिटी रिफर्स टू वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी। डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करें, फॉर्म्स ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी।
शेयर्स ओनरशिप इंटरेस्ट इन फॉरेन कंपनी, ये यहां पर होगा। स्टॉक्स जनरल टर्म फॉर ओनरशिप सर्टिफिकेट इन एनी कंपनी। बॉन्ड डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय फॉरेन एंटिटी दैट पे इंटरेस्ट। डिबेंचर denominated or expressed in foreign currency. These securities are valued or expressed in foreign currency like USD, Euro, इनमें रहेगी। Securities expressed in foreign currency but redemption in Indian currency. Even if the securities are expressed in foreign currency, if their redemption, getting back the principal amount or any form of return like interest मिल रहा है, dividend मिल रहा है Indian currency में, तो उनको हम फॉरेन सिक्योरिटीज की कैटेगरी में लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन शेयर्स, यू बाय शेयर्स इन द कंपनी लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क, दीज शेयर्स आर डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, पे हुआ फॉरेन शेयर। फॉरेन बॉन्ड हुआ सिक्योरिटीज, यू बाय अ बॉन्ड इशूड बाय द फॉरेन कंपनी दैट इज एक्सप्रेस इन यूरोज, बट जिसका इंटरेस्ट जो है वो कौन से में मिल रहा है आपको, इंडियन रुपीज में, इनको हम क्या बोलेंगे आपका फॉरेन सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में। तो ये सारी चीजें आती हैं, राइट। एक्सपोर्ट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट मतलब with its grammatical variation and cognate expression means bringing into India any goods and services। आप कोई भी चीज चाहे गुड्स लेकर आ रहे हो भारत में, चाहे सर्विसेज दे रहे हो, ये क्या हुआ आपका इंपोर्ट। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। चार्ट्स में हमने डेफिनेशन पर्सन की भी पढ़ ली है, राइट। पर्सन में इंडिविजुअल शामिल होगा, एचयूएफ शामिल होगा, कंपनी शामिल होगा, फर्म और एओपी, बीओआई। तो ये 5 लोग तो आप लोगों के दिमाग में पहले से इनकम टैक्स वालों ने फिक्स कर दिए हैं कि भाई पर्सन मतलब इनकम टैक्स में ना सेक्शन 2 क्लॉज 31 में डेफिनेशन ऑफ पर्सन की, वैसे ही यहाँ पर पर्सन की डेफिनेशन है और 5 तरह के लोग फिक्स हैं। यहाँ पर सेक्शन क्या है, 2U, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉज, इनमें नहीं है, वो भी कवर हो जाएगा। Any agency, office, branch owned or controlled by such person, इन व्यक्तियों के द्वारा कोई इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, कोई कंपनी, कोई एचयूएफ कंट्रोल करता है, राइट, फर्म कंट्रोल करता है, उसको भी हमने पर्सन की डेफिनेशन में डाल दिया है। तो यहां तक पूरा का पूरा फंडा क्लियर है। चलो अब हम बात करेंगे सबसे मेन डेफिनेशन की, रिपेट्रिएशन टू इंडिया। चलो ये और पढ़ लेते हैं। रिपेट्रिएशन टू इंडिया सेक्शन 2Y में है, मींस ब्रिंगिंग इनटू इंडिया द रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज। आपने कोई चीज बाहर एक्सपोर्ट करी, बाहर वाले से आपने पैसा लिया, वो पैसा कहां लेकर आओगे, इंडिया में, डेट इज कॉल्ड रिपेट्रिएशन। कोई भी चीज है आप भारत में लेकर आ रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिपेट्रिएशन। अच्छा, भारत में आप लेकर आओगे तो आप डॉलर लेकर आओगे, अब डॉलर आप अपने अकाउंट में तो जमा नहीं कराओगे, आप पहले वो दोगे एपी को, ऑथराइज पर्सन को। तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई जो भी आपने ये फॉरेन एक्सचेंज लेकर आए हो, ये आप दे दो ऑथराइज पर्सन को, वो आपको क्या दे देगा, रुपया। तो हम मान लेंगे आपको यहाँ से $1000 मिला, आपने ये $1000 एपी को दिया और एपी ने आपको इक्विवेलेंट टू 80 रुपए मल्टीप्लाई करके आपको 80,000 दे दिया। इट इज कॉल्ड आपने वो काम कर दिया, कोई सब कंप्लायंस है। या फिर उतना अमाउंट रखा है जितना आपको आरबीआई ने नोटिफाई किया है, उतना आपने अपने पास डॉलर्स रख लिए जितना नोटिफाइड बाय आरबीआई है, तो भी ये कंप्लायंस है लॉ का, फेमा का कोई टेंशन नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा। चले समझते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है से फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज एक्सपोर्ट करी, मुझे $10,000 मिले। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं। अच्छा, अब क्या है, मेरे ये $10,000 जो मिले हैं, इसके बदले में मुझे $800 की मेरी एक लायबिलिटी है, $800 की मेरी एक लायबिलिटी भी है।
अब मेरे पास दो रास्ते हैं। क्या बोल रहा है मैंने भाई, पहले मैं ये $10,000 लाऊं और ये $10,000 ऑथराइज पर्सन को दे दूं, यहां से फिर मैं इसको रुपीज ले लूं और फिर बाद में मैं रुपीज देकर $800 की मेरी जो लाइबिलिटी है फिर मैं वो $800 लूं और बाहर जाके इसको रीपे कर दूं, ये ऑप्शन है। तो आप ये मानोगे कि $10,000 आ गए इंडिया में, इस प्रोविजन का कंप्लायंस हो गया। याद रखना, रियलाइजेशन रिपेट्रिएशन नहीं हुआ तो ये एक डिफॉल्ट है, नॉन कंप्लायंस है फीमा में। दूसरा एग्जांपल, जो मुझे $10,000 बाहर से मिला है एक्सपोर्ट करके, मैंने उसमें से $800 वहीं के वहीं रीपे कर दिया और अब कितना बचा मेरे पास, $9,200। ये $9,200 मैंने ये दे दिया किसको, $9,200 मैंने ये दे दिया ऑथराइज पर्सन को। अब ये बताओ यार, ये $9,200 जो मैंने एपी को दे दिया, इसके बदले में सामने वाले ने मुझे रुपीज दे दिया, तो ये तो रिपेट्रिएट हो गया। बट ये वाला पॉइंट जो है ये क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपने ये इस तरीके का कोई भी काम किया है तो हम ये मानेंगे कि ये $800 भी रिपेट्रिएट हो चुका है। बहुत ध्यान से फिर से, अगर आपने ये फंडा फॉलो करा कि भाई $10,000 मिलना था, आपने उसमें से क्या कर दिया, आपने उसमें से $800 बाहर वाले की जो आपकी लाइबिलिटी थी उसमें पे कर दिया। रेस्ट जो बचा है $9,200 वो एपी को लाके बेच दिया, एपी ने आपको रुपीस का पेमेंट कर दिया। तो लॉ ने बोला 9,200 तो रियलाइजेशन रिपेट्रिएशन हो चुका है, वो तो प्रॉपर कंप्लायंस है फीमा का। बट यहां पर हम बात करेंगे ये जो $800 आपने रीपे किया है, इसके लिए ये लाइन बात करती है, क्या बोल रहा है वो, एंड इंक्लूड्स द यूज ऑफ रियलाइज अमाउंट $800 फॉर डिस्चार्ज ऑफ अ डेट। $800 का आपने $800 10,000 में से निकाला और $800 आपने रीपे कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया अपनी लायबिलिटी जो फॉरेन एक्सचेंज में थी। लॉ ने बोला इसको भी हमने रिपेट्रिएशन, डीम्ड टू बी रिपेट्रिएशन मान लिया है। मतलब हम तो ये मानेंगे कि आपने 10,000 की पूरी काम, पूरा का पूरा अमाउंट रिपेट्रिएट कर दिया है। अगर ये लाइन नहीं लिखते तो फिर ये फालतू का कंसेप्ट होता कि पहले लाओ $10,000 बेच दो, फिर $800 के बराबर फॉरेन करेंसी लो, फिर पे करो। तो उन्होंने बोला फालतू टाइम पास नहीं करना, आप तो वहीं के वहीं पे कर दो जो बैलेंस अमाउंट है, और हमने बैलेंस अमाउंट को प्लस जो पेड करा है आपने लायबिलिटी डिस्चार्ज के लिए, दोनों को हमने रिपेट्रिएशन टू इंडिया मान लिया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। चल, अब जितनी बार भी टिक लगाना है लगा लो ये डेफिनेशन पर। क्या डेफिनेशन बोल रही है भाई, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इसको हम बोलेंगे PRII, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, PRII। क्या बोल रहा है वो, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर किसी व्यक्ति को आपको फेमा के अकॉर्डिंग PRII बोलना है तो आपको दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। कितनी कंडीशन, दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है वो, अ पर्सन रिजाइडिंग, याद रखना सिटीजनशिप का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अ पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया, कहां पर रहता है वो, भारत में। फॉर मोर देन, याद रखना 182 से काम नहीं चलेगा, मोर देन होना चाहिए। फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर नहीं है, कौन सा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। फिर से, अगर आपको किसी व्यक्ति को PRII बोलना है कि भाई मिस्टर ए ये PRII है, तो लॉ ने बोला दो कंडीशन कंप्लाई करो। पहली कंडीशन, हम जिस साल में खड़े हैं, से फॉर एग्जांपल 24-25 में, तो आपको चेक करना है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 23-24। अरे भाई प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 23-24 होगा। क्या 23-24 में वो व्यक्ति मोर देन 182 मतलब 183 डेज इंडिया में रहा है क्या?
अगर रहा है तो आपकी फर्स्ट कंडीशन कंप्लाई हो गई, राइट। अच्छा, तो हमें जब भी हम करंट ईयर में बात करेंगे तो हम पहले जो 182 डेज है वो हमें प्रीवियस ईयर में चेक करना है, फर्स्ट कंडीशन। तो भाई फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि इफ वी वांट टू चेक PRIS स्टेटस ऑफ एनी पर्सन, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें प्रीवियस ईयर में जाना है। प्रीवियस ईयर में देखना है क्या वो व्यक्ति 183 डेज रहा है। अगर वो 183 डेज रहा है, राइट, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये माने अगर वो 183 डेज रहा है, यस रहा है, देन आपको फिर सेकंड कंडीशन पे आना है। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है वो हम बात करेंगे, बट अगर हम बात करें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, अगर कोई व्यक्ति प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज नहीं रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, PROI। मेरे ख्याल से ये फंडा बिल्कुल क्लियर है। ले भाई, कोई व्यक्ति अगर प्रीवियस फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 183 दिन रहना चाहिए, अगर रहा है वेल एंड गुड। तो हमें याद रखना अभी PRII नहीं बोलेंगे इस सिचुएशन पर, अभी हमें सेकंड कंडीशन भी चेक करनी है। अगर नहीं रहा है तो डायरेक्टली क्या बोल दो उसको, PROI। अब सेकंड कंडीशन, बट डज नॉट इंक्लूड, अगर कोई व्यक्ति अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज रहा था, बट वो भारत के बाहर गया है, एंड हु स्टेज आउटसाइड इंडिया इन ईदर केस, किस काम के लिए गया है, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर कैरिंग आउट आउटसाइड इंडिया अ बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, बिजनेस के लिए गया वो, फॉर एनी अदर पर्पस, और किसी पर्पस के लिए क्या है, इन सच सर्कमस्टांसेस एज वुड बी हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, राइट। तो आपके पास तीन चीजें हो गई, क्या क्या हो गया भाई, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, बिजनेस के लिए गया, EBU, तीन चीजें, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, बिजनेस के लिए गया, अनसर्टेन टाइम पीरियड के लिए गया है, तो उस व्यक्ति को अब ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल शर्मा जी, हम FY 24-25 में चेक कर रहे हैं कि भाई शर्मा जी फेमा के हिसाब से PRII है या नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या शर्मा जी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज रहे हैं। अगर नहीं रहे हैं तो डायरेक्ट शर्मा जी क्या हो जाएंगे, PROI। बट हमारे केस में क्या है साहब, शर्मा जी तो पैदा भारत में हुए हैं, पहली बार विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई फुलफिल। अब हमको तीन कंडीशन चेक करना है, क्या शर्मा जी एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं बाहर, क्या शर्मा जी बिजनेस के लिए जा रहे हैं बाहर, क्या शर्मा जी अनसर्टेन टाइम पीरियड फॉर एनी अदर पर्पस, अनसर्टेन टाइम, शर्मा जी को नहीं पता वो वापस कब आएंगे बाहर से, क्या इन तीनों के लिए जा रहे हैं। याद रखना अगर शर्मा जी इन तीनों के लिए जा रहे हैं, यस, तो वो क्या हो जाएंगे, PROI। और अगर ये तीनों के लिए अगर ये नो है, से फॉर एग्जाम्पल सब शर्मा जी तो बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने जा रहे हैं, स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, सब बाहर का MBA करेंगे, राइट, वो राहुल गांधी वाली यूनिवर्सिटी से MBA करने जा रहे हैं, तो लॉ ने बोला इस वाले केस में आपको हम बोलेंगे PRII। क्यों, क्योंकि बाहर स्टडी करना ना तो एम्प्लॉयमेंट है, ना ही बिजनेस है, और ना ही अनसर्टेन है। अरे भाई PhD करोगे, MBA करोगे, साल 2 साल 5 साल का होगा, एक फिक्स ड्यूरेशन है, राइट। आप ये नहीं बोलोगे शर्मा जी तो फेल होते रहे तो सर अनसर्टेन हो गया ना, नहीं ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ये हमारा PRII वाला कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से दिमाग में सेट कर लो। क्या बोल रहा है वो, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि भाई आपको फुलफिल करना है 183 डेज, अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में
और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बोल रहा है वो। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब जो अप्रैल से स्टार्ट होगा मार्च पे खत्म होगा। जनवरी से दिसंबर नहीं बात कर रहे हैं हम, अप्रैल से लेकर मार्च तक में अगर 183 डेज रहा है तो हम क्या बोलेंगे, आपको PRII की सेकंड कंडीशन फुलफिल करना है। अगर ये नो है तो हम क्या बोलेंगे आपको, PROI। और अगर ये सेकंड कंडीशन में EBU एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन, अनसर्टेन टाइम पीरियड, अरे भाई E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस, अनसर्टेन टाइम पीरियड, तो हम क्या बोल देंगे आपको, PROI। अगर ये 3 काम के लिए गए हों और ये 3 काम के लिए नहीं गए हो तो आपका स्टेटस क्या होगा, PRII इस वाले फाइनेंशियल ईयर में। फंडा क्लियर है? आगे चले, देखो ये वाला चार्ट भी आपके लिए बनाया है, स्नैपशॉट। भैया फेमा में सिटीजनशिप तो इररिलेवेंट है। क्या बोल रहा है, आप बाहर गए हो भारत से, ये 3 काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, बिजनेस वोकेशन के लिए गए हो तो, या एनी अदर पर्पस के लिए, तो आपको हमने क्या बोला है, PROI। इसके अलावा आप स्टडी करने के लिए गए हो तो आपको हमने क्या बोल दिया, PRII। समझ में आ रहा है सिस्टम? सेकंड, आगे चले। अ पर्सन हु हैज कम टू और स्टे इन इंडिया इन ईदर केस। अब जस्ट रिवर्स सिचुएशन है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति, हमको चेक करना है इनका स्टेटस। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन सेम कंडीशन है हमारी, ये तो हो गया इंडिया वाले के लिए। अब अगर कोई बाहरी व्यक्ति भारत में आया है, और फिर से वही चीज है, क्या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, आपको ये चेक करना है। अच्छा, यहां पर अगर हम आउटसाइड इंडिया वाले की बात करें तो हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले क्या वो प्रीवियस ईयर में 183 डेज इंडिया में रहा था, राइट। ये हम बात करें इंडियंस की, और ये हम बात करें फॉरेनर की, राइट। चल, क्या वो 183 डेज इंडिया में रहा था? अगर ये आंसर नो है तो क्या हो जाएगा, वो PROI। अगर ये आंसर यस है तो क्या हो जाएगा, वो PRII। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए क्या है, अगर ये एक मिनट, ये PRII नहीं बोल सकते इसको अभी हम। अगर ये यस है तो हमें सेकंड कंडीशन के लिए क्या है, क्या वो जो इंडिया में आया है फॉर EBU, बहुत ध्यान से, अगर वो इंडिया में ये 3 काम के लिए आया है तो हम क्या बोल देंगे, PRII। अगर ये नो है तो हम क्या बोल देंगे, PROI, राइट। बहुत ध्यान से, अगर मिस्टर जॉन है, ट्रंप है, भाई ट्रंप भारत में आए हैं नौकरी करने के लिए, तो लॉ ने बोला अगर ट्रंप साहब नौकरी करने के लिए आए हैं, राइट, तो फिर क्या होने वाला है, उनको हम बोलेंगे PRII, राइट। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की उपाधि उनको मिल जाएगी उस फाइनेंशियल ईयर में। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 काम के लिए अगर इंडियन वाला बाहर गया तो क्या हो जाएगा, PROI। अगर ये 3 काम के लिए, अगर ये यस है, अगर ये 3 काम के लिए विदेशी वाला बाहर से भारत आया है, विदेशी वाला भारत से, एक मिनट, ये लाइन को कैसे हटाएं, ठीक है, राइट। अगर ये 3 काम के लिए विदेशी वाला भारत के अंदर आया है तो उसको हम क्या बोल देंगे, आप क्या हो, PRII। और इसके अलावा अगर वो विदेशी वाला, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो MBA करने आए हैं साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी DU से, तो लॉ ने क्या बोला, हम आपको क्या बोलेंगे, PROI।
इसका जस्ट रिवर्स है ये सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन दोनों में कॉमन है। अब एग्जाम में सवाल आएगा आपको कि एक व्यक्ति ऐसा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो 120 दिन रहा है, फिर बाद में वो व्यक्ति बाहर जा रहा है, भारत के बाहर जा रहा है वो पढ़ने के लिए। क्या सेकंड कंडीशन चेक करना है? भाई पहली कंडीशन याद रखना, पहली कंडीशन पहले फुलफिल करना है, सेकंड कंडीशन बाद में फुलफिल करना है। अगर कोई व्यक्ति प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज नहीं रहा है तो आउटराइटली हम उसको मना कर देंगे कि भाई तू भारत का है ही नहीं हमारे। तो ये चार्ट बहुत काम का है। फॉर और टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस और वोकेशन इन इंडिया, ये सब कुछ आ गया। अच्छा, ये तो हमने बात करी इंडिविजुअल के एंगल से। कॉर्पोरेट्स के फॉर्म में बात करें तो एनी पर्सन, बॉडी, कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जितनी भी भारत में कंपनियां हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या है? PRII। एनी ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। सब माइक्रोसॉफ्ट की कोई पर्टिकुलर ब्रांच है वो बैंगलोर में है और कंट्रोल कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट यूएसए वाला। तो लॉ ने बोला उसको आप जो ब्रांच बैंगलोर में है उसको भी हम क्या बोलेंगे? PRII। बहुत ध्यान से, जो ब्रांच बैंगलोर में सिचुएटेड है उसको हम क्या बोलेंगे? PRII। भले ही उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वाले। भाई फेमा की एप्लीकेबिलिटी लग जाएगी ना। An office, branch, agencies outside India owned or controlled by the person resident in India, सब रिलायंस कंपनी की एक सब्सिडरी है दुबई में। तो रिलायंस कंपनी की जो दुबई में सब्सिडी है इसको कंट्रोल कौन करते हैं? मुकेश अंबानी या फिर रिलायंस कंट्रोल करता है। और रिलायंस कहाँ है? भारत में PRII है। तो लॉ ने बोला उस पर्टिकुलर ब्रांच को भी हम क्या बोलेंगे यार? उस पर्टिकुलर ब्रांच को भी हम क्या बोलेंगे? आपका पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। हूबहू इनकम टैक्स जैसा सेक्शन 9 नहीं है इनकम टैक्स में चार्जिंग सेक्शन, जो क्या बोलता है? भाई बंदा इंडिया में है तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जानी है DTAA को छोड़कर, और अगर इनकम जनरेशन इंडिया में बंदा बाहर का है तो टैक्सेबल हो जानी है। सेम कंसेप्ट फेमा में इंट्रोड्यूस है कि अगर फेमा में आपका ऑफिस है, ब्रांच है, एजेंसी है तो फेमा लग जाएगा आपके ऊपर। या फिर क्या बोल रहा है वो? एनी ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी भारत के बाहर है बट उसके ऊपर क्या लगता है? कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया वाला। तो आपके ऊपर ये लग जाना है। ये आ गया आपका सिचुएशन 1, 2, 3 के लिए। जस्ट रिवर्स सिचुएशन है वो, राइट। चले, तो ये हमारी डेफिनेशन जो हमने पढ़ा है ये पूरा का पूरा सेक्शन 2V है, राइट। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। चले अब हम अपना थ्योरी से पढ़ें, विद एग्जाम्पल समझे कंसेप्ट क्या है। तो भाई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स a person residing in India for more than 182 during the course of the preceding financial year, अप्रैल से लेकर मार्च, but does not include a person who has gone out of India 1, 2, 3 काम के लिए, राइट। चले आगे चले। या पर्सन हु हैज कम टू स्टे इन इंडिया इन ईदर केस 1, 2, 3 काम के लिए, अगर ये 3 काम के लिए आया है, राइट, तो हम क्या बोलेंगे आपको? PRII। देखो अदरवाइज देन, वर्डिंग को ध्यान रखो भाई। इन ईदर केस वर्डिंग अलग अलग है। अदरवाइज देन मतलब इसको छोड़कर। चलो, एनी पर्सन, ऑफिस, ब्रांच इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया, वो आएगा। ब्रांच कंट्रोल्ड ब्रांच है आपकी बाहर, इन सबको हमने क्या बोला है? PRII। अब हम बात करें ऑल्ट के साथ में। तो भाई जनरल रूल क्या बोल रहा है आपको? इंडिविजुअल रिजाइडिंग इन इंडिया। जनरल रूल क्या बोलता है? एन इंडिविजुअल who resides in India for more than 182 days during the preceding financial year. Exception क्या है? The following individuals are not considered resident. इनको हम PRII नहीं कहेंगे even if they meet the more than one. अगर आपने फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल कर दी then to हम नहीं कहेंगे, हम ये चेक करेंगे सेकंड कंडीशन फुलफिल हुई या नहीं हुई। जो व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, गॉन अब्रॉड फॉर अ जॉब, बिजनेस के लिए गया है, और फॉर एनी अदर पर्पस लिविंग विद एन इंटेंशन ऑफ स्टेइंग अब्रॉड फॉर अनसर्टेन पीरियड, तो हम आपको क्या बोलेंगे साहब? PROI।
भले ही आपने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। या जो व्यक्ति इंडिया में आया है ये 3 काम के लिए, तो आपको हम क्या बोलेंगे, PRII, बराबर है। ये एंटिटी इनकॉर्पोरेशन वाली बात है, ये ब्रांच जो इंडिया में है बाहर वाले की, माइक्रोसॉफ्ट की, उसकी बात है, ये रिलायंस की सब्सिडी की बात है। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। चले, इंडिविजुअल रिजाइडिंग इन इंडिया, रेजिडेंट, एन इंडिविजुअल हु हैज लिव्ड इन इंडिया फॉर 200 डेज इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यूज टू स्टे इन इंडिया, वो रेजिडेंट होगा हमेशा। An individual who has lived in India for 200 days in the last financial year but वो USA चला गया for a new job, नई जॉब के लिए बाहर चला गया, and intends to stay there indefinitely, तो हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन रेजिडेंट। फिर ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे कि IBM की ब्रांच बैंगलोर में है, तो ये ब्रांच जो बैंगलोर में उसको हम क्या बोलेंगे, PRII, राइट। तो ये आपके पास PRII की डेफिनेशन है जो हमने बात करी है। अब इसी के साथ में थोड़ा सा हम और एक्सटेंडेड वर्जन देखें कि कंसेप्ट क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस में ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है कि भाई किस तरीके से रेजिडेंशियल स्टेटस बंदे का होना है, ये हम बात कर चुके हैं। इन इंडिविजुअल केस टू बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट, द पर्सन शुड हैव बीन रेजिडेड इन इंडिया इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर मोर देन 182 डेज। सिटीजनशिप इज नॉट द क्राइटेरिया, याद रखना पूरे के पूरे फेमा में वर्ड सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। देयर आर 3 लिम्स इन द डेफिनेशन, 3 पार्ट हैं इस डेफिनेशन में। द फर्स्ट लिम प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ डेज स्टेज, देन देयर आर 2 लिम्स व्हिच आर द एक्सेप्शन टू द, पहला बोलता है मोर देन 182 डेज, फिर 2 लिम है जो बोलता है 3 काम के लिए भारत के बाहर गए तो PROI, 3 काम के लिए भारत में है तो PRII। फर्स्ट लिम क्या बोलता है, फर्स्ट कंडीशन, it states that a person who is in India for more than 182 days in the preceding financial year, in the preceding year will be a PRII. Thus, as a threshold and basic level, one has to consider period of stay during the preceding year. Example: if a person resides in India for more than 182 days during the FY 2021, अगर FY 2021 में more than 182 days है तो हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई, चेक करने के लिए स्टेटस अगले साल में। देन फॉर द FY 21-22 नेक्स्ट ईयर में द पर्सन विल बी इंडियन रेजिडेंट फॉर FY 2021 के लिए हमें 19-20 को चेक करना पड़ेगा। ये तो हमने सिर्फ फर्स्ट कंडीशन की बात करी, बराबर है। सेकेंड लिम क्या बोल रहा है, it states that if a person leaves India in any of the 3 purposes we saw above, he will be a PRII, he will be a PROI, he will not be a PRRI। फिर वो PRII नहीं बनेगा, फिर क्या बन जाएगा, वो PROI, बराबर है। 10 in the giving example for the first limb above, if a person leaves India on 1st November 2021 current year में, he will be a non-resident from, नॉन रेजिडेंट रहेगा कब से, 2 नवंबर 2021 से, जिस तारीख को वो छोड़ के गया। इवन दो हिज नंबर ऑफ डेज इन इंडिया वाज मोर देन 182 डेज इन द 2021, क्योंकि बाहर जॉब के लिए गया वो। सिमिलरली इफ अ पर्सन गोज और स्टे आउट ऑफ इंडिया फॉर कैरिंग ऑफ एनी बिजनेस, तो वो PROI हो जाएगा फ्रॉम दैट डेट, तो उस डेट से वो क्या हो जाएगा, PROI। फॉर फाइनेंशियल ईयर for FY 21-22 the person will be a PRII till 1st November 2021। अरे भाई जब तक भारत में रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 1 साल में आधे समय के लिए PRII रहेगा, फिर PROI हो जाएगा। He will be a PROI from 1st April 2022, वो पूरा का पूरा PROI माना जाएगा। In example for clause 3rd can be a person who has a green card in the USA. The green card entitles a person to stay in India in the USA and eventually वो वहां का सिटीजन बन जाता है। If a person goes abroad, start staying in the USA, तो बंदा क्या होगा, नॉन रेजिडेंट फ्रॉम दैट डेट। If he stay abroad indicates that he is going to stay for uncertain time period. थर्ड लिम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्लॉज as the first limb read with the third limb has 2 exception. Limb 1, one uses the phrase but does not include. Third limb uses the phrase otherwise than। भाई वहां पर था ना यार, does not include और यहाँ पर है otherwise than।
It states that if a person who has come to stay in India for any reason other than for employment, this, he will be a non-resident. This will be so even if a person stay in India for more than 182 days in the preceding. ये 3 काम को छोड़कर अगर कोई बाहरी व्यक्ति भारत में आया है और वो आया है सब स्टडी करने के लिए, तो लॉ ने बोला PROI हो जाएगा वो. फॉर एग्जाम्पल, if a person comes to India on 1st June 2021 for visiting his parents, however his parents fall sick and he stays till 31st March 2022, thereafter he continues to in India, it is however certain that he will leave India in next 6 months when his parents recover. His stay in India is neither for employment, ना तो वो employment के लिए आया, ना ही वो business के लिए आया, ना ही uncertain 6 महीने में चला जाएगा वो. Right? In such case, even if he has resided in India for more than 182 days in the FY 21-22 में वो रहा, he will to be continue to be a NR from 1 अप्रैल 2022. Also, in FY 21-22, if he is a course as a PROI, as he did not reside in India for more than 182 days in the financial year 2021 की बात है. Right? If a person comes to India on 1st June 2021 for employment, business या ऐसे circumstances में जो बोलता है uncertain, तो वो PRII हो जाएगा उस तारीख से जिस तारीख को वो आया है भारत में. सेकेंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट? फिर ये आपके पास फेमा में और भी चीजें हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो हम आगे के लेक्चर्स में अपना कवर करने वाले हैं.